वंदे मातरम मित्रों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। जैसा कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि मानसून की परिभाषा क्या होती है। मानसून की परिभाषा के बारे में हमने कल पढ़ा था। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि मानसून एक चक्रीय प्रक्रिया है। चक्रीय प्रक्रिया का क्या मतलब है कि मानसून के आने से वर्षा होती है, मानसून के आने से वर्षा होती है और मानसून के आने से कहाँ कहाँ वर्षा होती है, ये हमने कल विस्तार पूर्वक जाना था। और उसी के बाद हमने आपको बताया था कि अगर मानसून आता है तो मानसून लौटता भी है। क्या होता है? मानसून लौटता भी है और मानसून के लौटने से भी वर्षा होती है। तो कल हमने पढ़ा था कि मानसून के आने से कहाँ कहाँ वर्षा होती है और किस शाखा के द्वारा वर्षा होती है। हमने दो शाखाओं के बारे में पढ़ा था, एक अरब सागर की शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि मानसून के लौटने से कहाँ कहाँ वर्षा होती है और किस शाखा के कारण वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है कि अरब सागर की शाखा से वर्षा होती है। तो यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, दोनों को ही आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, मानसून का लौटना, मानसून का जो लौटना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मानसून का निवर्तन भी बोलते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। हमने पढ़ा था कि मानसून आता कब है? 15 जून से 15 सितंबर के बीच में मानसून आता है, ये हमने कल पढ़ा था। और इसके द्वारा भारत में कितनी प्रतिशत वर्षा होती है? इसके द्वारा भारत में 80% वर्षा होती है। तो आज हम देखेंगे कि मानसून लौटता कब है, मानसून के लौटने का समय क्या होता है। तो जो मानसून के लौटने का समय होता है वो मानसून लौटना आपका 15 सितंबर से चालू हो जाता है। 15 सितंबर से चालू हो जाता है और ये कब तक लौटता है? 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक मानसून के लौटने की प्रक्रिया माना जाता है। 15 सितंबर से मानसून लौटना स्टार्ट हो जाता है और 15 दिसंबर तक ये लौटता है। और इस बीच में वो 15 दिसंबर जब आने लगता है तो तमिलनाडु के अंदर भारी वर्षा कराता है, मूसलाधार वर्षा। और मानसून के लौटने से 17% की वर्षा भारत में होती है। तो कल हम लोगों ने 80% वर्षा पढ़ लिया था। इसमें अभी हम देखेंगे कि मानसून के लौटने से बाकी का 17% वर्षा कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है, ये चीज़ हम देखेंगे। हमने कल ये भी जाना था कि मानसून जब आता है तो मानसून के आने की दिशा क्या होती है? मानसून के आने की दिशा होती है दक्षिण पूर्व। हमने पढ़ा था दक्षिण पूर्व मानसून के आने की दिशा होती है। ये दिशा इस तरीके से होती है, दक्षिण पूर्व। लेकिन जब मानसून आता है तो उसकी क्या दिशा होती है? मानसून के आने की दिशा उत्तर पूर्व होती है। कैसी होती है? उत्तर पूर्व होती है, इधर से आता है मानसून। तो मानसून जब मानसून के लौटने की दिशा उत्तर पूर्व होती है और मानसून के आने की दिशा दक्षिण पूर्व होती है। तो मानसून लौटती है उत्तर पूर्व दिशा में और मानसून जब लौटता है तो वो उसकी दिशा होती है उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। और मानसून के लौटने से वर्षा की जो मात्रा होती है वो 17% होती है। मानसून लौटता है शीत ऋतु के दौरान, हमने आपको समय बताया ही 15 सितंबर से 15 दिसंबर के बीच में। आगे हम देखते हैं, मानसून पंजाब वाले क्षेत्र से लौटना प्रारंभ होता है। आप देखे होंगे कि मानसून सबसे लास्ट में, हमने आपको कल के क्लास में बताया था कि पंजाब में पहुंचता है। तो जब मानसून के लौटने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो मानसून पंजाब वाले क्षेत्र में रहता है और वहां से ये लौटना प्रारंभ होता है। यह प्रक्रिया, लौटने की जो प्रक्रिया है, 15 सितंबर से दिसंबर 15 तक चालू रहती है, यानी लौटता रहता है।
तो हमने आपको कल दो शाखाओं के बारे में पढ़ाया था, एक अरब सागर की शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो जब मानसून लौटने लगता है पंजाब वाले क्षेत्र से, तो जो अरब सागर की शाखा होती है वो चुपचाप वापस लौट जाती है। अरब सागर की शाखा कैसे गई थी? इस साइड से गई थी, ऐसे सीधे। और जो बंगाल की खाड़ी वाला शाखा थी वो ऐसे पूर्वोत्तर में गई थी। तो ये ऐसे गई थी तो वापस भी ये इस तरीके से आ जाती है। अरब सागर वाली शाखा, बीच में कोई भी अवरोध नहीं रहता है। तो जो अरब सागर की शाखा है वो चुपचाप वापस लौट जाती है, कहीं कोई उसको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। ये चीज़ हम ध्यान में रखेंगे। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है जो ऐसे गई थी पूर्वोत्तर में और मेघालय में वर्षा कराते हुए बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में वर्षा कराई थी, वो जब लौटने लगती है, बंगाल की खाड़ी वाला शाखा जब लौटने लगती है, तो लौटते समय बिहार के राजमहल पहाड़ी से टकराती है। और बिहार के राजमहल पहाड़ी से टकरा कर वो मुड़ जाती है किधर? झारखंड के ओर मुड़ जाती है और पश्चिम बंगाल के ओर मुड़ जाती है। तो ये ऐसे आती है जब लौटने लगती है, मानसून जब आपका लौटने लगता है तो ऐसे आता है और यहाँ पे आपका राजमहल की पहाड़ी रहता है और इससे टकरा के वो इस प्रकार से मुड़ जाता है। कैसे मुड़ जाता है? इस प्रकार से मुड़ जाता है और वो मुड़ता है तो झारखंड पड़ता है, पश्चिम बंगाल पड़ता है, जिसे कि हम वेस्ट बंगाल बोलते हैं। तो इससे गुजरते हुए झारखंड से और पश्चिम बंगाल से गुजरते हुए उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के ऊपरी भाग में चक्रवात लाता है। ये जब मानसून ऐसे आती है तो यहाँ से राजमहल की पहाड़ी पर टकराती है और ऐसे मुड़ जाती है और मुड़ने के बाद वो झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के ऊपरी भाग में, आंध्र प्रदेश के ऊपरी भाग में क्या लाती है? चक्रवात लाती है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो ये शुरुआती प्रक्रिया होती है मानसून के लौटते समय कि वो झारखंड और पश्चिम बंगाल को क्रॉस करते हुए उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के ऊपरी भाग में चक्रवात लाती है और वहाँ से आगे जब बढ़ती है तो रास्ते में समुद्र से ये मानसूनी पवनें मिल जाती हैं। तो समुद्र से जब मिलती है तो समुद्र के ऊपर आर्द्र बादल बना होता है, यानी वाष्प होता है। तो उस भाप बने बादल को साथ में लेके जो मानसूनी पवनें ऐसे आ रही थी, ये बीच में किससे मिलती हैं? समुद्र में मिलती हैं। तो समुद्र में क्या होता है कि भाप बने बादल मौजूद होते हैं, भाप बने बादल मौजूद होते हैं। तो क्या करती है कि इन भाप बने बादल को ले के साथ में ऐसे आगे बढ़ जाती है और आगे बढ़ती है तो क्या करती है? आगे बढ़ती है तो आंध्र प्रदेश पड़ता है। आंध्र प्रदेश के निचले वाले भाग में, आंध्र प्रदेश के निचले वाले भाग में एवं तमिलनाडु में भारी वर्षा करा देती है। क्या कराती है? भारी वर्षा करा देती है। भारी वर्षा क्यों कराती है? क्योंकि रास्ते में समुद्र से मिलती है, वहाँ से भाप बने बादल भी उठा लेती है। तो फिर क्या होता है? उसमें बारिश की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, बादलों का घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर मूसलाधार वर्षा हो जाती है। तो हमें यही चीज़ को समझना है। हम अगर देखना चालू करें तो हम देखना क्या चालू करेंगे कि ये आपका पंजाब वाला यहाँ पे एरिया है, ठीक ना? तो पंजाब वाले एरिया में मानसून आपका मौजूद रहता है और यहाँ से जो मानसून चलना चालू होता है, लौटना चालू होता है, ऐसे ये लौटता है, ऐसे ये क्या करता है? लौटता है। और यहाँ पे आपका राजमहल की पहाड़ी रहती है तो इससे टकराता है और इससे टकरा कर ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ता है। तो यहाँ पे आपका झारखंड, यहाँ पे वेस्ट बंगाल रहता है, इससे क्रॉस होते हुए ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के ऊपरी वाले भाग में क्या करता है? चक्रवात लाता है। क्या लाता है? चक्रवात लाता है और चक्रवात लाते हुए आगे बढ़ता है। जब यहाँ से ये आगे बढ़ता है तो इधर समुद्री वाले भाग में ये मिल जाता है। किससे मिल जाता है? समुद्री वाले भाग में ये मानसूनी पवनें मिल जाती हैं। तो समुद्री वाले भाग में जब मिलती हैं तो होता क्या है कि यहाँ पे भाप बने बादल होते हैं। क्या होते हैं? भाप बने बादल होते हैं। तो भाप बने बादल को ये साथ में उठाते हुए, इनको लेते हुए आगे बढ़ती है और आगे बढ़ती है तो ये आंध्र प्रदेश के निचले भाग में और यहाँ से ये भाप बने बादलों को साथ में लेते हुए ये आंध्र प्रदेश के निचले भाग में और तमिलनाडु में क्या कराती है? मूसलाधार वर्षा कराती है, मूसलाधार भारी वर्षा कराती है। क्या कराती है? भारी वर्षा कराती है।
तो आंध्र प्रदेश के निचले भाग में और तमिलनाडु में कब वर्षा होती है? ठंडी के मौसम में दिसंबर के टाइम में वर्षा होती है। और कैसी वर्षा होती है? मूसलाधार भारी वर्षा होती है। ये तमिलनाडु में किस तट से प्रवेश करती है? कोरोमंडल तट से प्रवेश करती है। कोरोमंडल तट से टकराकर वर्षा कराती है। जब मानसून आ रहा था तो कहाँ से प्रवेश किया था? केरल से ऐसे प्रवेश किया था। तो यहाँ पे किस तट से टकराया था? वो मालाबार तट से टकराकर वर्षा कराया था। लेकिन जब मानसून लौटने लगता है और तमिलनाडु में प्रवेश करता है तो कोरोमंडल तट से टकराता है। तो ये रही प्रक्रिया मानसून के लौटने की। और इसमें हम ये चीज़ भी जानेंगे कि लौटते मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा तमिलनाडु में होती है। तमिलनाडु में कोरोमंडल तट से टकराकर ये प्रवेश करती है, ये मानसूनी पवनें, और वर्षा करा देती हैं। आंध्र प्रदेश एक ऐसा एरिया है जहाँ पे चक्रवात भी आ जाता है और वर्षा भी आ जाता है। तो आंध्र प्रदेश में चक्रवात और वर्षा दोनों आता है। चक्रवात कहाँ आता है? ऊपरी वाले भाग में। आंध्र प्रदेश के ऊपरी भाग में चक्रवात आता है और निचले वाले भाग में क्या होता है? वर्षा होती है। तो ये चीज़ें हमें क्या करनी है? याद करके रखनी है, ताकि एग्जाम में यदि पूछा जाए तो हमें याद रहे। तो हमने पढ़ लिया 97% वर्षा। हमने आपको कल पढ़ा दिया था 80% वर्षा मानसून के आने से। अभी हमने पढ़ा दिया आपको 17% वर्षा मानसून के लौटने से। और बचा 3% वर्षा जो होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है या पश्चिमी विक्षोभ के रूप में वर्षा होती है, कारण नहीं, पश्चिमी विक्षोभ के रूप में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ का अर्थ क्या है? पश्चिमी यानी पश्चिम दिशा। पश्चिमी यानी क्या हो गया? पश्चिम दिशा को हम बोल रहे हैं पश्चिमी, पश्चिम दिशा। और विक्षोभ क्या हो गया? विक्षोभ आपका बादल। तो ये पश्चिम दिशा से आती हैं, बादलों को लिए हुए पश्चिम दिशा से आती हैं और वर्षा कराती हैं। वर्षा कहाँ कराती हैं? अफगानिस्तान में कराती हैं, पाकिस्तान में कराती हैं, और पंजाब, हरियाणा, यूपी में भी वर्षा करा देती हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। चलिए इसकी प्रक्रिया को हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ के रूप में कैसे वर्षा होती है? इस प्रकार की वर्षा जेट स्ट्रीम के कारण होती है। इसमें भूमध्य सागर व हिंदकुश पर्वत की भूमिका होती है। इस प्रकार की जो वर्षा होती है इसमें भूमिका भूमध्य सागर की होती है और हिंदकुश पर्वत के कारण वर्षा होती है। तो ये हम अभी जानेंगे कि जेट स्ट्रीम क्या है, भूमध्य सागर क्या है, हिंदकुश पर्वत कहाँ पे है और इनसे वर्षा कैसे होती है। पूरा प्रक्रिया मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगा। इससे पहले आप जान लीजिए कि जेट स्ट्रीम क्या होता है, किसे कहते हैं जेट स्ट्रीम। तो जो जेट स्ट्रीम होता है इसका विकास होता है विपरीत भौतिक गुणधर्मों वाली वायु राशियों के अभिसरण से। विपरीत भौतिक गुणधर्मों वाली वायु राशि का मतलब क्या हो गया कि अगर इधर से ठंडी हवा आ रही है और इधर से गर्म हवा आ रही है तो ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं यहाँ से जेट स्ट्रीम बन के निकलता है। और जो जेट स्ट्रीम बन के निकलता है तो इसकी दिशा क्या होती है? संपूर्ण पृथ्वी पर क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा एवं समताप मंडल की निचली सीमा के मध्य ये जेट स्ट्रीम की धारा चलती है और इसकी जो दिशा होती है वो पश्चिम से पूर्व होती है। देखिए, पश्चिम से पूर्व इसकी दिशा होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर विसर्पित करते हुए प्रभावित होती है। जैसे सांप जाता है ना, उस तरीके से विसर्पित होते हुए जाता है। तो गर्म वायु, ठंडी वायु और गर्म वायु जहाँ पे मिलती हैं उनके अभिसरण से जो धारा का निर्माण होता है उसे हम जेट स्ट्रीम धारा कहते हैं। तो होता क्या है कि इस प्रकार की वर्षा जेट स्ट्रीम के कारण ही होती है। जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है और ये जेट स्ट्रीम जो धारा होती है इसकी रफ्तार क्या होती है? बहुत ज़्यादा तेज होती है। इतनी ज़्यादा तेज होती है कि अगर इसके बीच में कोई बादल आया तो इसको ढकेलते हुए ले जाती है और पर्वत से टकरा के वर्षा करा देती है। तो समझिए, हम थोड़ा आराम से समझने की कोशिश करते हैं एक एक बिंदुओं को।
देखिए, जनवरी की महीना होती है, ये जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है, अगर इसका आदर्श समय पूछा जाए तो 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाता है ना। थोड़ा-सा हम और पहले कर लेते हैं इसको समय को। वैसे तो जनवरी माना जाता है, लेकिन हम 15 दिसंबर से स्टार्ट कर लेते हैं और कहाँ तक जाती है, 15 मार्च तक। इसके दौरान में इसके कारण 3% की वर्षा होती है। तो ये इसका आदर्श समय हो जाएगा। अभी हम अपने दिमाग में जनवरी महीने को रखते हैं। जनवरी का जो स्टार्टिंग महीना सप्ताह होता है, जनवरी का जो प्रथम सप्ताह होता है, उस समय जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है। इसकी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, बहुत तेज रफ्तार इसकी होती है। तो हम जब वर्ल्ड मैप को देखते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या है, भूमध्य सागर है। ये देख लीजिए आप, ये क्या है आपका भूमध्य सागर, इस प्रकार का है। और भूमध्य सागर को ही हम घिरा हुआ सागर बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर नीचे सब क्या है, द्वीप हैं, कोई ना कोई देश है। तो ये भूमध्य सागर को घिरा हुआ सागर बोलते हैं, आंतरिक सागर बोलते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ से जेट स्ट्रीम पवनों का निर्माण होता है। जेट स्ट्रीम पवनों का निर्माण होता है और जेट स्ट्रीम जो धाराएं हैं वो जब यहाँ से चलना स्टार्ट करती हैं तो भूमध्य सागर पे क्या होता है, बादल बना होता है। भूमध्य सागर पे कई बादल बना होता है, तो इन बादलों को ये साथ में ढकेलते हुए आगे बढ़ाता है। कौन आगे बढ़ाता है, जेट स्ट्रीम जो पवनें हैं ये इन बादलों को लिए हुए आगे बढ़ती हैं। और आगे बढ़ते हुए क्या करती हैं कि यहाँ पे आप देख लीजिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे एक पर्वत है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे एक पर्वत है जिसको बोलते हैं हिंदकुश पर्वत। तो ये जो जेट स्ट्रीम धाराएं आती हैं, ये बने हुए बादलों को, पश्चिमी विक्षोभ को ढकेलते हुए लेके आती हैं और हिंदकुश पर्वत से यहाँ पे क्या करती हैं, टकरा जाती हैं। हिंदकुश पर्वत से टकरा कर भारी वर्षा यहाँ अफगानिस्तान में करा देती हैं। और अफगानिस्तान में इतना ज़्यादा वर्षा यहाँ पे हो जाता है कि यहाँ पे गेहूँ की फसल आपका क्या होता है, नहीं हो पाता है। जो गेहूँ की फसल है वो क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। आपका क्या होता है, बर्बाद हो जाता है गेहूं की फसल। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब क्या होता है कि कुछ मानसूनी पवनों की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो ये ऊंचाई को क्या करती है, क्रॉस कर जाती है। और ऊंचाई को क्रॉस करते हुए ये वृष्टि छाया क्षेत्र में पाकिस्तान पड़ता है और भारत भी वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। तो ये POK यानी पाकिस्तान में भी वर्षा करा देती है, लेकिन यहाँ पे कैसी वर्षा कराती है, कम वर्षा कराती है। यानी हम कह सकते हैं कि रिमझिम रिमझिम वर्षा कराती है। यहाँ पे कैसा वर्षा कराती है, रिमझिम रिमझिम वर्षा कराती है। और जहाँ पे कम पानी होता है, कम वर्षा होता है, तो वहाँ पे गेहूं की फसल आसानी से उग जाती है। तो इसलिए पाकिस्तान में गेहूं की फसल हो जाती है। अब ये मानसूनी पवनें आगे बढ़ते हुए पंजाब में भी बारिश करा देती हैं थोड़ा बहुत, और पंजाब से बारिश कराते हुए राजस्थान में भी बारिश करा देती हैं। अरावली पर्वत से टकरा के, ये देखिए आपका अरावली है, तो इससे टकरा के भी वर्षा करा देती हैं। और वहाँ से पंजाब से आगे बढ़ते हुए, हिमाचल से बढ़ते हुए ये यूपी में थोड़ा बहुत वर्षा कराती हैं। दिल्ली में यूपी में आपका वर्षा कराती हैं। और यूपी में वर्षा कराते हुए जब तक ये बिहार में पहुंचती हैं, तो बिहार में पहुंच के ये दम तोड़ देती हैं। यानी इन मानसूनी पवनों में बारिश की मात्रा नहीं होती है, तो ये यहाँ पे बिहार में पहुंच के वो दम तोड़ देती हैं। तो इस प्रकार से 3% वर्षा होती है। कहाँ कहाँ, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, पंजाब में और आपके हिमाचल और यूपी में। ये चीज़ आप देख सकते हैं। अभी हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, इसकी जो दिशा होती है वो पश्चिम होती है। ये मानसूनी पवनें इधर से आती हैं, जेट स्ट्रीम के रूप में होती हैं। जेट स्ट्रीम के कारण वर्षा होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जेट स्ट्रीम के रूप में ये वर्षा होती है। और ये शीत ऋतु के समय होती है। और इस प्रकार के वर्षा की जो मात्रा होती है वो 3% होती है। इसका जो समय, आदर्श समय होता है, 15 दिसंबर से 15 मार्च माना जाता है। लेकिन जनवरी महीने को हम ध्यान अक्सर रखते हैं इस प्रकार की वर्षा के लिए। जनवरी के महीने में भूमध्य सागर से एक बहुत ही तेज हवा चलती है। कहाँ से, भूमध्य सागर से। जिस हवा का क्या नाम है, जेट स्ट्रीम। यह हवा बहुत तेज चलती है। जेट मतलब हवाई जहाज, तो ये इतना तेज चलती है हवाई जहाज की रफ्तार जैसी। तो इसके बीच में जो भी आता है उसको वो ढकेल के आगे बढ़ा देती है। यह हवा इतना तेज चलती है कि भूमध्य सागर पर बने आर्द्र, आर्द्र मतलब कि
ठंडा घने बादलों, ऐसे बादल जिनका कि घनत्व ज़्यादा हो, तो आर्द्र घने बादलों को जो जलवाष्प से भरे हुए हैं को ढकेल कर आगे बढ़ाते हुए लेकर हिंदकुश पर्वत से टकराती है। हिंदकुश पर्वत कहाँ पे है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे। ये अफगानिस्तान है, ये आपका पाकिस्तान है और यहाँ पे आपका हिंदकुश पर्वत है। और ये जेट स्ट्रीम के रूप में मानसूनी पवनें पश्चिमी विक्षोभ के रूप में आती हैं और यहाँ पे टकराती हैं। यहाँ पे भी वर्षा कराती हैं, पीओके में भी वर्षा कराती हैं और आगे बढ़ के आपका पंजाब में, हिमाचल, उत्तर प्रदेश में भी वर्षा करा देती हैं। तो अफगानिस्तान के क्षेत्र में भारी वर्षा करा देती है और ऊंचाइयों को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान तथा भारत के पंजाब वाले क्षेत्र में, राजस्थान वाले क्षेत्र में कम वर्षा कराती है। पंजाब और राजस्थान में क्यों कम वर्षा कराती है? क्योंकि वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। कौन से क्षेत्र में आते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र में ये वाले आते हैं। तो वृष्टि छाया क्षेत्र में, इसलिए यहाँ पे कम वर्षा होती है क्योंकि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। अफगानिस्तान में भीषण वर्षा के कारण यहाँ गेहूं की फसल बर्बाद हो जाती है, इसलिए यह गेहूं भारत से खरीदता है। अफगानिस्तान गेहूं कहाँ से खरीदता है? भारत से खरीदता है, क्योंकि वहाँ पे गेहूं की फसल बर्बाद हो जाती है। गेहूं की फसल कम वर्षा चाहती है, इसलिए पाकिस्तान व भारत में गेहूं की फसल बेहतरीन हो जाती है। हमारे यहाँ इसीलिए बेहतरीन होती है क्योंकि गेहूं की फसल जिस टाइम पे हम करते हैं उस टाइम पे रिमझिम रिमझिम बारिश होती है। जेट स्ट्रीम के कारण ठंड के दिनों में थोड़ी थोड़ी वर्षा पंजाब में हो जाती है, तो वहाँ पे गेहूं की फसल बहुत अच्छी हो जाती है। जनवरी के समय में पंजाब में गेहूं की फसल ही बोई जाती है और थोड़ी थोड़ी बारिश होती है तो वहाँ फसल अच्छी हो जाती है। गेहूं की फसल को थोड़ी सी बारिश चाहिए, इसलिए इस वर्षा को यहाँ रबी की फसल या ठंडी में बोई जाने वाली फसल का टानिक कहते हैं। थोड़ा सा पानी होता है और गेहूं का फसल क्या होता है? लहलहा जाता है। तो पंजाब के जो लोग होते हैं, पश्चिमी विक्षोभ के रूप में जो यहाँ पे जनवरी के समय में वर्षा होती है, वो लोग इस वर्षा को क्या बोलते हैं? रबी फसल का टानिक बोलते हैं या ठंडी में बोई जाने वाली फसल का टानिक बोलते हैं। टानिक क्यों बोलते हैं? देखेंगे जो टॉनिक होता है, सिरप जो होता है, उसको आप एक ढक्कन पीते हैं और आप में बदलाव बहुत अच्छा होता है। तो मात्रा कम प्रभाव ज़्यादा, मात्रा कम प्रभाव ज़्यादा, तो इसलिए इसको रबी फसल का टानिक बोलते हैं। थोड़ा सा पानी होता है और गेहूं की फसल लहलहा जाती है। पश्चिमी विक्षोभ के रूप में जो वर्षा होती है वो पाकिस्तान से होते हुए पंजाब में प्रवेश करती है, पंजाब से होते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार में आते आते ये दम तोड़ देती है। रिमझिम रिमझिम बारिश होती है, इसीलिए आप देखते होंगे मकर संक्रांति खिचड़ी के समय में रिमझिम रिमझिम बारिश होती है। महाशिवरात्रि के दिन भी रिमझिम रिमझिम बारिश हो जाती है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ के रूप में होने वाली वर्षा होती है। राजस्थान के अंदर हम देखें तो हम देखे थे कि जो अरब सागर की शाखा आ रही थी इस टाइप से, तो उस समय अरावली पर्वत ऐसे था तो यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाई क्योंकि इसके समानांतर से वो पवनें निकल गई थी। लेकिन इस बार क्या होगा कि राजस्थान के अरावली में वर्षा हो जाएगी क्योंकि मानसूनी पवनें जो हैं वो इधर से ऐसे आ रही हैं। जो पश्चिमी विक्षोभ के रूप में जेट स्ट्रीम धाराएं हैं वो इस टाइप से आ रही हैं और इस टाइप के आने से क्या होगा कि ये अरावली पर्वत इस बार इसको यहाँ पे रोक लेता है और अरावली पर्वत जब रोक लेता है तो भारी वर्षा करा देता है। अरावली पर्वत इसे रोककर वर्षा करा देता है, इसी कारण थार के मरुस्थल में भी बारिश हो जाती है और थार के मरुस्थल में भी आप पेड़ पौधे यहाँ पे देखने को हम लोग को मिल जाता है। एक घटना यदि हम देखें तो 2018 का था, पश्चिमी विक्षोभ से ही भयानक बाढ़ के रूप में यहाँ पे वर्षा हो गई थी। आप देख लीजिएगा, पश्चिमी विक्षोभ के रूप में ही वर्षा यहाँ पर हो गई थी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं पश्चिमी विक्षोभ से संबंधित जो हमें याद रखने चाहिए हम लोगों को। पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होता है? तो भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। पश्चिमी विक्षोभ कब उत्पन्न होता है? जनवरी में। पश्चिमी विक्षोभ को कौन लाता है ढकेल के? तो पश्चिमी विक्षोभ को कौन ढकेल के लाता है? जेट स्ट्रीम। जो ये पश्चिमी विक्षोभ हैं इसको ढकेल के जेट स्ट्रीम लाता है। पश्चिमी विक्षोभ किस पर्वत से टकराता है? हिंदकुश पर्वत से। आगे जाके हिंदकुश पर्वत से ये जाके टकरा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ से हुई वर्षा को पंजाब के लोग क्या कहते हैं? रबी फसल का टानिक कहते हैं। रबी फसल का टानिक क्यों कहते हैं? क्योंकि थोड़ी सी मात्रा होती है और प्रभाव इसका बहुत ज़्यादा जबरदस्त होता है। पश्चिमी विक्षोभ से हुई वर्षा को राजस्थान में क्या कहते हैं? तो राजस्थान में इसको आपको याद रखना है, मावट कहते हैं। ठीक, मावट या मावट इस तरीके से कहते हैं। तो आज हम लोगों ने टोटल 100% वर्षा
पढ़ लिया। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मानसून के आने से कहाँ कहाँ वर्षा होती है, वो चीज़ हम लोगों ने जाना। मानसून के लौटने से कहाँ कहाँ वर्षा होती है, ये भी हमने जाना। मानसून का लौटना भी मतलब हमने देखा। और इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के रूप में जहाँ पे वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ के रूप में जहाँ पे वर्षा होती है, वो भी हमने देखा। तो मानसून के आने से 80% वर्षा होती है, मानसून के लौटने से 17% वर्षा होती है, और पश्चिमी विक्षोभ के रूप में 3% की वर्षा होती है। तो इस प्रकार टोटल हमने 100% वर्षा को पढ़ लिया कि मानसून से कैसे 100% की वर्षा होती है। ये चीज़ हमने पढ़ा। अगर इसमें आपका कहीं पे कोई डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा और व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, तो आप उसे भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। कल हम पढ़ेंगे कि मानसून का आना, हमने जो पढ़ा था मानसून के जो आने की प्रक्रिया थे भारत में, उसको हम थोड़ा और विस्तार में जाके देखेंगे। यानी जो छोटा छोटा पार्ट है कि केरल में आई तो क्या क्या फ़र्क हुआ वो देख लेंगे, और फिर इसके बाद वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है उसको डिटेल में जानेंगे। नर्मदा घाटी की उप शाखा के द्वारा मध्य प्रदेश में कैसे कैसे वर्षा होता है वो चीज़ हम देखेंगे। गिर पर्वत के कारण गुजरात में कैसे वर्षा होता है, अरावली पर्वत के कारण राजस्थान में वर्षा नहीं होता है, और दिल्ली और उत्तराखंड में कैसे वर्षा हो जाता है वो चीज़ हम देखेंगे। फिर बंगाल की खाड़ी वाली शाखा के द्वारा भी जहाँ जहाँ वर्षा होता है उसको थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे, जैसे कि मेघालय में जहाँ वर्षा होता है। फिर इसके बाद पंजाब आपका हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। तो वो सब थोड़ा मतलब कल डिटेल में हम मानसून के आने की प्रक्रिया देखेंगे कि मानसून के आने से भारत में जहाँ जहाँ वर्षा होता है उन प्रदेशों में क्या प्रभाव पड़ता है, और वर्षा किस रूप में कैसे किस प्रक्रिया के तहत हो पाता है, वो चीज़ हम विस्तार से देखेंगे। तो चलिए कल की वो क्लास में हम देखते हैं उसको।